हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम 12th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं। मानव भूगोल, प्रकृति एवं इसके विषय क्षेत्र। मेरा मेन फोकस आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर समझाना है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और इसके जो नोट्स हैं वो मैं आपको लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है मानव भूगोल। तो भौगोलिक वातावरण तथा मानवीय क्रियाओं के अंतर संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। मतलब जो भौगोलिक वातावरण है, नेचुरल इन्वायरमेंट है, और जो मानव की क्रियाएं हैं, एक्टिविटी हैं, उन दोनों के बीच जो संबंध हैं, जब हम उसका अध्ययन करते हैं तब हम कहते हैं कि ये मानव भूगोल का अध्ययन हम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए जो प्राकृतिक पर्यावरण है, जैसे कि फॉरेस्ट है, वहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे हैं हमने उसे काट कर अपने लिए निवास स्थान बना लिया। तो प्राकृतिक वातावरण में मनुष्य ने मानवीय क्रियाएं की, और जब हम इसका अध्ययन कर रहे हैं कि फॉरेस्ट को किस तरह से काटा गया और इंसानों ने वहाँ पर किस तरह से अपनी बस्तियाँ बसाई, तब हम मानव भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, रेडजेल के अनुसार। इस परिभाषा को पूरा का पूरा आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि परिभाषा कभी भी बदलती नहीं है। इसका अर्थ वही है जो आपको अभी पहले समझाया। रेडजेल ने ये परिभाषा लिखी है। हमारा अगला टॉपिक है मानव का प्राकृतिकरण। जोर दो, इस टॉपिक पर थोड़ा जोर देना जरूरी है क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं। जब मानव अपने आप को प्रकृति के साथ ढाल लेता है, मतलब जब मनुष्य प्रकृति के अनुसार अपना जीवन चलाता है, तब हम कहते हैं कि मानव का प्राकृतिकरण हो गया। जैसे कि आदिवासी, जो आदिवासी हैं वो प्रकृति के अनुसार ही चलते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंडे जो प्लेसेस होते हैं, स्थान होते हैं, वहाँ से आदिवासी हटकर कहीं गर्म स्थान पर चले जाते हैं। मतलब प्रकृति के अनुसार वो अपने आप को ढाल रहे हैं। ठीक है, मतलब प्रकृति उनको कंट्रोल कर रही है। तब हम कहते हैं कि मानव का प्राकृतिकरण हो गया, वो उसने प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लिया है। अब हम बात करते हैं प्रकृति का मानवीकरण। मतलब जो प्रकृति है उसका मानवीकरण हो रहा है जब मानव अपने अनुसार प्रकृति को बदल देता है। पहले प्रकृति मानव को बदल रही थी अपने अनुसार, अब मानव प्रकृति को अपने अनुसार बदल रहा है। अर्थात जब मनुष्य प्रकृति को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बदलता है, तब हम उसे कहते हैं प्रकृति का मानवीकरण, कि ये जो चीज़ है वो प्रकृति का मानवीकरण हो गया है। एग्जाम्पल के लिए गर्मी के मौसम में हम एसी का यूज़ करते हैं। अब देखो, जो प्रकृति है वो गर्म है, बट हमने एसी का यूज़ किया, जिससे क्या जो वो प्रकृति क्या बदल गई, ठंडे मौसम में हमने कूलर का यूज़ किया। मतलब यह है कि हम प्रकृति को बदल रहे हैं अपने अनुसार। हमें ठंडा इन्वायरमेंट चाहिए तो हमने एसी का यूज़ किया, ठंडा इन्वायरमेंट हमें मिल गया। ठंडी में हम हीटर्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो हमें गर्म इन्वायरमेंट भी मिल रहा है। तो हम प्रकृति को अपने अनुसार बदल रहे हैं, तब हम कहते हैं प्रकृति का मानवीकरण हो रहा है। ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रकृति ज्ञान। जो प्रकृति का ज्ञान है वो आवश्यक क्यों है, उसके उदाहरण दीजिए। उदाहरण देकर बताना है कि किस तरह जो टेक्नोलॉजी है उसका अगर हमें विकास करना है, उसका डेवलपमेंट करना है, तो प्रकृति का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है, हमें उदाहरण देना है। इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन भी आए हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए पहला उदाहरण देखते हैं। मानव प्रकृति के नियमों को समझकर ही प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी का विकास कर सकता है। जैसे उदाहरण, घर्षण और ऊष्मा की सोच ने आग की खोज में सहायता की। घर्षण मतलब फ्रिक्शन, जब दो चीज़ों को रगड़ते हैं उससे फ्रिक्शन पैदा होता है, एक तरह से चिंगारी, और उन दोनों के बीच में जब फ्रिक्शन पैदा होगा तो ऊष्मा मतलब हीट, एनर्जी, एक तरह से हीट, गर्मी पैदा होगी, जिससे कि आग की खोज में सहायता मिली। मतलब ये क्या है, प्रकृति का ज्ञान, जिससे हमने एक तरह से तकनीक विकसित की, आग आग की तकनीक विकसित की। दूसरा है डीएनए तथा आनुवांशिकी के रहस्यों का पता चला, तभी कई बीमारियों पर विजय पाने में सहायता मिली। जब डीएनए, जैसे कि एक तरह से खून खून के बारे में हमें नॉलेज हो गई, जैसे कि जो प्रकृति है उसके बारे में हमें नॉलेज हुई खून के बारे में, तब हमने कई बीमारियों पर विजय प्राप्त कर ली। जैसे कि कोई भी बीमार वगैरह हो जाता है ज़्यादा, तो हम डॉक्टर उसे सलाह देता है कि खून टेस्ट कराएं। इससे क्या होता है कि इससे डॉक्टर को एग्जैक्ट पता चल जाता है खून टेस्ट से कि किसी व्यक्ति को कौन सी बीमारी है और वो कैसे ठीक हो सकती है। अब हमारा तीसरा है वायु की गति। जो प्रकृति है वो वायु की गति के नियमों के प्रयोग से अधिक तीव्र गति से चलने वाले वायुयानों की खोज हुई या उनको विकसित किया गया।
ठीक है, तो जो वायु की गति है ये एक प्रकृति है, प्रकृति का नियम है। इसको समझने के बाद ही हमने कोई टेक्नोलॉजी विकसित की, कौन सी, वायुयानों की खोज की या वायुयानों का आविष्कार किया। अब हमारा अगला टॉपिक है प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप के उदाहरण दीजिए। मानव प्रयासों की छाप का मतलब है कि प्रकृति पर मानव ने जो जो चीज़ें की हैं उसकी छाप कहाँ कहाँ दिखाई देती है। जैसे कि तरंगित पहाड़ियों में चरागाहों का उपयोग होता है। जो पहाड़ियों की ढलान होती है उसका उपयोग चरागाहों के रूप में होता है, जो कि मानव प्रयास का एक उदाहरण है। महासागरों का समुद्री मार्ग के रूप में उपयोग, जितने भी महासागर हैं उनका उपयोग समुद्री मार्ग के रूप में होता है। जैसे कि उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, प्रशांत समुद्री मार्ग, ऐसे समुद्री मार्ग के रूप में उनका उपयोग हो रहा है। ये हम आगे अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। उच्च भूमियों पर स्वास्थ्य विश्राम स्थल। उच्च भूमियाँ मतलब जैसे कि बड़े बड़े पहाड़ों पर आपने देखा होगा कई शहर विकसित हुए हैं, जैसे कि मसूरी, नैनीताल वगैरह। तो उनका प्रयोग स्वास्थ्य विश्राम स्थल के रूप में किया जाता है। अंतरिक्ष में उपग्रह प्रक्षेपण मतलब अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स भेजी जाती हैं। ये कृषि, नगर, पुलों का निर्माण इत्यादि। देखो, कृषि, नगर, पुलों, पेड़ों को काट कर कृषि का निर्माण किया जा रहा है, नगर बसाए जा रहे हैं, पुलों का निर्माण किया जा रहा है। ये सब के सब प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप के उदाहरण हैं। अब हम भूगोल के अध्ययन के कुछ विचारधाराएं हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम नवनिश्चयवाद के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम दो और विचारधाराएं हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नवनिश्चयवाद की विशेषताएं, इसके जनक हैं ग्रिफिथ टेलर, याद रखिए इनका नाम। इनकी विशेषताएं हैं इस विचारधारा की, पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभावनावाद के बीच के मार्ग को प्रस्तुत करता है। जो नवनिश्चयवाद है वो कहता है कि जो पर्यावरण निश्चयवाद है और संभावनावाद है उसके बीच का मार्ग अपनाया जाए। ठीक है, इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे अभी। यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बगैर समस्याओं को सुलझाने पर बल देती है। इस विचारधारा धारा का कहना है कि हमें समस्याओं को सुलझाना तो है, बट ऐसे सुझाव होने चाहिए जिससे पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचे। नवनिश्चयवाद के अनुसार मनुष्य ना तो प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर हो सकता है और ना ही पूरी तरह स्वतंत्र। मतलब ये नहीं कि मनुष्य ही सब कुछ है, पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो सकता मनुष्य प्रकृति से, बट ऐसी बात भी नहीं है कि मनुष्य पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर ही होकर रह सकता है, इसका कहना है। प्रकृति पर विजय पाने के लिए प्रकृति के नियमों को समझना तथा उसे विनाश से बचाना होगा। नवनिश्चयवाद की विचारधारा कहती है कि अगर हमें प्रकृति पर विजय पानी है तो पहले हमें उसकी प्रकृति के नियमों को समझना होगा और उसे विनाश से बचाना भी होगा। ऐसा नहीं है कि हम ग्लोबल वार्मिंग करें जिससे हमारा ही नुकसान हो। प्रकृति की सीमाओं का ध्यान रखना है हमें, कि उदाहरण के लिए औद्योगिकरण करते समय जंगलों को नष्ट होने से बचाना। मतलब हम डेवलपमेंट तो कर रहे हैं बट हमें साथ में उन्हें नष्ट होने से, प्राकृतिक पर्यावरण को नष्ट होने से बचाना भी होगा। ये नवनिश्चयवाद की विचारधारा कहती है। अब हम बात करेंगे पर्यावरणीय निश्चयवाद। इस विचारधारा का कहना है कि मनुष्य पूरी तरह पर्यावरण द्वारा नियंत्रित है या निर्भर है। इस विचारधारा का मतलब यह है कि इसके अनुसार जो मनुष्य है वो पूरी तरह पर्यावरण पर निर्भर है और पर्यावरण उसे नियंत्रित करता है। उसकी सभी गतिविधियों को पर्यावरण तय करता है। मतलब जो हमने अभी मानव का प्राकृतिकरण पढ़ा था, एक तरह से ये वही है। जैसे आदिवासियों की गतिविधियाँ, तो पर्यावरणीय निश्चयवाद की विचारधारा में प्रकृति को महत्व दिया गया है, प्रकृति के रोल को एक महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। बट अब हम बात करेंगे संभावनावाद या संभववाद की विचारधारा। इसमें मानव समय के साथ बेहतर तकनीक विकसित कर लेता है। इस विचारधारा का कहना है कि शुरू में तो मानव पर्यावरण पर निर्भर था, बट धीरे धीरे समय के साथ साथ वो ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर लेता है जिससे वो पर्यावरण पर भी काबू पा लेता है। मानवीय क्रियाओं की छाप चारों तरफ नजर आती है, जैसे कि अभी हमने इसके बाद उदाहरण भी देखे थे। तो इसका यही कहना है कि मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसमें मानव को अधिक महत्व दिया गया है। इससे पहले वाली विचारधारा में प्रकृति पर अधिक महत्व दिया गया और इसमें मानव को अधिक महत्व दिया गया है। मानव और प्रकृति जटिलता से जुड़े हैं, इससे भी संबंधित क्वेश्चन आया है एग्जाम में। तो जो मानव है और प्रकृति वो बहुत जटिलता का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, मतलब बहुत ही ऐसे जुड़े हैं जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। तो मानव और प्रकृति को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। आपसी क्रिया द्वारा
मानव और प्रकृति ने आपसी क्रिया द्वारा मानव ने प्राकृतिक पर्यावरण में सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण की रचना की है। जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसमें मानव ने अपना समाज विकसित किया है, घर बनाए हैं, बस्ती बनाई है, कल्चर बनाया है। तो इस तरह से मानव और प्रकृति को अलग नहीं किया जा सकता। कई एग्जाम्पल हैं, जैसे कि रूपक, पृथ्वी के रूप। हम कभी भी बोलते हैं, हम कहते हैं ना कि पृथ्वी का रूप कैसा है, तो पृथ्वी तो पर्यावरण है, बट रूप हम इंसानों के लिए प्रयोग करते हैं। तूफान की आँख, तूफान की आँख थोड़ी ना होती है, बट हम ऐसा बोलते हैं। तो तूफान एक पर्यावरण है, प्राकृतिक चीज़ है, और आँख इंसानों के लिए प्रयोग होती है। तो इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, कहने का मतलब यही है। जैसे कि नदी का मुख थोड़ी ना होता है, बट हम प्रयोग करते हैं। तो नदी प्रकृति के द्वारा है, और मुख का जो प्रयोग होता है वो मानव के लिए होता है। तो इस वीडियो का इन नोट्स का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और मुझे कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम्स को बताएं। थैंक यू।